मेरे चैनल साहित्य भूमि पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा प्रश्न है, हिंदी के भौगोलिक विस्तार को समझाइए। यहाँ पे हम हिंदी की उपभाषाएं और बोलियों और वह कहाँ कहाँ बोली जाती है, इसका हम अध्ययन करने वाली हैं। कौन सी बोलियाँ कौन से क्षेत्र का है, इस प्रश्न के अंतर्गत हम जानेंगे। तो सबसे पहले उत्तर लिखते समय हमें प्रस्तावना लिखनी होती है। वह है, हम जानते हैं कि संस्कृत, पाली, प्राकृत अपभ्रंश से हिंदी भाषा का विकास हुआ है। हम सभी जानते हैं कि भाषा विकास क्रम के अनुसार जो सबसे पहली भाषा थी वह संस्कृत थी। संस्कृत के दो रूप थे, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। तत्पश्चात मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा आती है, जिसमें पाली, प्राकृत और अपभ्रंश यह 3 भाषाएं आती हैं। और इसी अपभ्रंश से ही हमारी आज की हिंदी भाषा का विकास होता है। संपूर्ण भारतीय भाषाओं के विकास का क्रम भी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि जो हमारी आज की आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है उसका विकास क्रम जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। जैसे अगर हमें आधुनिक आर्य भाषाओं को पढ़ना है तो हम यह जानेंगे कि आधुनिक आर्य भाषाओं की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। इसके लिए हमें प्राचीन भाषाओं संस्कृत और उसके बाद की भाषाओं को क्रमशः पढ़ना होगा, तभी हम समझ पाएंगे कि आधुनिक आर्य भाषाएं किस तरह से विकसित हुई हैं। हिंदी भाषा के कई रूप समाज में प्रचलित है। कभी कभी हिंदी का अर्थ बोलचाल की खड़ी बोली के अर्थ में लिया जाता है, तो कभी कभी साहित्यिक हिंदी के अर्थ में। आज के समय में यह स्पष्ट है कि हिंदी के कई रूप हैं। जो हमारी सामान्य अपने अपने क्षेत्र की जो बोली है उससे मिश्रित हिंदी है, अंग्रेजी मिश्रित हिंदी है। हिंदी का अनेक रूप परिवर्तित हो चुका है। आजकल हम हिंदी जो बोलते हैं उसमें बहुत सारे शब्द अंग्रेजी के होते हैं, लेकिन साहित्यिक हिंदी जो है वह शुद्ध होती है, शुद्ध खड़ी बोली हिंदी होती है। साहित्यिक हिंदी वह अलग होती है। अतः खड़ी बोली दिल्ली, मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद के आसपास बोली जाने वाली एक बोली है, जबकि 18 बोलियों के समुच्चय का नाम हिंदी भाषा है। इसीलिए इसे ज़बाने हिंद जैसा नाम भी दिया गया है। जो हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषाएं आती हैं, उन्हीं में से जो 18 बोलियां उत्पन्न हुई हैं उन सभी को हम हिंदी भाषा के रूप में मानते हैं, जिनमें हमारे सभी छत्तीसगढ़ी, अवधी, ब्रज, बुंदेली, भोजपुरी, मैथिली ये सभी हिंदी की बोलियों के अंतर्गत आते हैं। इसलिए इसे ज़बाने हिंद जैसा नाम दिया गया है। हिंदी भाषा का विकास क्रम किस प्रकार विभिन्न मोड़ों से गुजरा है या भारतीय आर्य भाषाओं के विकास क्रम से समझा जा सकता है। हिंदी की भौगोलिक पृष्ठभूमि को हिंदी की उपभाषाओं एवं उनके अंतर्गत बोले जाने वाली बोलियों के अंतर संबंध से समझा जा सकता है। हिंदी का विकास किस प्रकार हुआ यह हम आर्य भाषाओं के विकास से समझ सकते हैं। हमारी आर्य भाषाएं हैं भारतीय आर्य भाषा, उनमें 3 मुख्यतः भाषा है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय में 2 भाषाएं आती हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। यह सबसे प्राचीन भाषा है। तत्पश्चात आती है पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। उसके बाद हिंदी विकसित होती है अपभ्रंश से और आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास होता है। तो हम समझते हैं कि हिंदी भाषा का विकास क्रम। हिंदी भाषा के विकास क्रम के अध्ययन से हम पाते हैं कि हिंदी भाषा का संबंध आधुनिक भारतीय आर्य भाषा से है। प्रथम आर्य भाषा का काल है 1500 से 500 ईसा पूर्व तक। प्रथम जो हमारी आर्य भाषा है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, उसके अंतर्गत जो 2 भाषाएं हैं, वैदिक और लौकिक संस्कृत, उनकी समय सीमा है 1500 से 500 ईसा पूर्व तक। द्वितीय आर्य भाषा जो है हमारी पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, जिसे हम मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा कहते हैं, उनकी समय है 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक। और तीसरी और आधुनिक आर्य भाषा जो हमारी आज की भाषा है, जो अनेक क्षेत्रों की जो सभी भाषाएं हैं, उनका समय काल है 1000 ईस्वी से अब तक।
अब तक का समय जो है वो सभी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का समय है। इस प्रकार हिंदी भाषा के विकास काल को भी 3 चरणों में विभक्त कर दिया गया है। 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी, 1500 ईस्वी से 1800 ईस्वी और 1800 ईस्वी से अब तक के काल तक। साहित्य में हम जब पढ़ते हैं हिंदी साहित्य में, तो हम देखते हैं कि 1000 ईस्वी से हमारा आदिकाल प्रारंभ होता है ना। तो उस समय जो भाषा रहती है वह हिंदी नहीं रहती। उस समय अनेक भाषाओं में अपभ्रंश, अवहट, डिंगल, पिंगल, जो रासो ग्रंथ लिखे गए हैं वो डिंगल पिंगल भाषा में हैं, अपभ्रंश भाषाओं में हैं। विद्यापति की पदावली और जो नाथ सिद्धों के जो ग्रंथ है वो अवहट अपभ्रंश के निकट है। तत्पश्चात 1500 से 1800 ईस्वी के बीच हम जब भक्ति काल और रीति काल को देखते हैं, तो उस समय जो है वो ब्रज और अवधि का विकास अधिक होता है। मुख्यतः ब्रज भाषा का विकास अधिक होता है। तत्पश्चात 1800 के बाद अर्थात भारतेंदु युग के आसपास से हमारा हिंदी प्रारंभ होता है। तो इसी प्रकार हिंदी के विकास को यहाँ पे 3 भागों में बांटा गया है। इस प्रकार भाषा का विकास काल क्रमशः आगे बढ़ता गया है। हिंदी भाषा जो कभी मात्र कुछ जनपदों की बोली थी, आज उसने सामासिक रूप ग्रहण कर लिया है। भाषा का विकास क्रम, साहित्य में जब हम भाषा का विकास क्रम देखते हैं तो हम पाते हैं कि जैसे आदिकाल में अपभ्रंश भाषा रही, डिंगल पिंगल भाषा रही, फिर भक्ति काल के आते आते वह ब्रज और अवधि में परिवर्तित हुई और रीति काल में मुख्यतः ब्रज भाषा प्रयोग हुआ। तत्पश्चात हिंदी का प्रयोग होने लगा और आज द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रयोगवाद युग, प्रगतिवाद युग, नई कविता युग, ये सभी में हम देखते हैं कि हिंदी अपने पूर्ण रूप में विकसित हो जाती है और समस्त साहित्यिक भाषा हिंदी हो जाती है। आगे है, हिंदी भाषा के विकास क्रम को यदि देखा जाए तो कुछ बातें स्पष्ट है। भाषा क्रमशः जटिलता से सरलता की ओर बढ़ी है ना। यह स्पष्ट है कि अगर हम देखें, अगर हम मान लो 2 ही कवियों से समझ लेते हैं, यहाँ पे आप मैथिली शरण गुप्त की कोई कविता पढ़े और मुक्तिबोध की कोई कविता पढ़े, तो यहाँ पे भाषा आपको, वहाँ पे जब मैथिली शरण गुप्त शुद्ध हिंदी का प्रयोग करते हैं जो थोड़ा बहुत संस्कृत से मिश्रित है, वहाँ आपको शब्दों का अर्थ ढूंढना पड़ेगा। अगर आप कोई कविता समझने का प्रयास करें तो आपको शब्दों का अर्थ ढूंढना पड़ेगा। लेकिन वही आप मुक्तिबोध की जब कविता पढ़ेंगे तो आप शब्दों का अर्थ आसानी से समझ जाएंगे। तो वही है कि भाषा क्रमशः जटिलता से सरलता की ओर बढ़ी है। क्रिया रूपों में सरलीकरण की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। हिंदी भाषा में ग्रहणशीलता की प्रवृत्ति तीव्र होती गई है। यह स्पष्ट है कि हिंदी भाषा में ग्रहणशीलता की प्रवृत्ति तीव्र है, क्योंकि हम अभी जो हिंदी बोलते हैं उसमें बहुत से शब्द जो हैं उर्दू के हैं, अरबी फारसी के हैं, लेकिन अभी के समय में मुख्यतः हम हिंदी में बहुत सारे अंग्रेजी मिश्रित शब्दों का प्रयोग करते हैं जो केवल अंग्रेजी में है, हिंदी में हमें उनका अर्थ पता ही नहीं है। मध्यकालीन तक इसने अरबी फारसी के शब्द ग्रहण किए थे तथा आधुनिक काल तक आते आते इसने पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेजी के शब्द पर्याप्त मात्रा में ग्रहण किया है। यहाँ आपको कह रहा है कि मध्यकाल में अरबी फारसी के शब्द मिश्रित हुए, फिर आगे आने वाले समय के साथ पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेजी सभी शब्द पर्याप्त मात्रा में हिंदी ने ग्रहण किए हैं। आज की हिंदी भाषा तो अंग्रेजी से ज़्यादा प्रभावित हुई है। चौथा है, हिंदी भाषा के बोलने वालों की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई है। एक भाषा के रूप में यह आज विश्व की कुछ प्रमुख भाषाओं में से एक है। हम सभी जानते हैं कि हिंदी आज के समय में पूरे भारत में हिंदी सभी क्षेत्रों में ऑलमोस्ट समझी जाती है। सभी उत्तर भारत में तो पूरी हिंदी है, दक्षिण भारत के लोग भी कुछ नहीं तो टूटी फूटी हिंदी वो लोग भी समझ जाते हैं। तो हिंदी एक सरल भाषा है जो सभी आसानी से सीख लेते हैं। हिंदी भाषा के विकास, इसका अर्थ ये नहीं है कि हिंदी बिल्कुल ही सरल है। हिंदी का व्याकरण जो है वो सबसे क्लिष्ट है, लेकिन हिंदी भाषा जो है वह सीखने में सरल है।
हिंदी भाषा के विकास क्रम की एक विशेषता इसका उन्नत साहित्य भी है। साहित्य और संदर्भ अनुकूल हिंदी भाषा ने अपने युग को परिवेश से जोड़ा है। हिंदी भाषा में साहित्य समृद्ध मात्रा में है। अगर हम देखें भारतेंदु युग से आज के समय को, नई कविता तक भी अगर हम देखें तो इतना ज़्यादा साहित्य, हिंदी साहित्य उपलब्ध है हमारे पास कि अगर आपको भाषा सीखनी भी है तो आप साहित्य पढ़ के सीख सकते हैं। तो यहाँ हम आगे पढ़ते हैं हिंदी की उपभाषाएं और बोलियाँ, जो हमारे प्रश्न में दिया गया है कि हिंदी का भौगोलिक विस्तार। तो यहाँ से हिंदी का मुख्यतः भौगोलिक विस्तार यही है कि ये जो हिंदी की भाषाएं हैं, वो बोलियां हैं, वह कौन कौन से क्षेत्रों में बोली जाती है, कहाँ कहाँ बोली जाती है, इसको समझना ही हिंदी का भौगोलिक विस्तार है। आज जिसे हम हिंदी भाषा कहते हैं उसमें कोई एक भाषा नहीं है, बल्कि इसमें कई प्रदेशों की बोलियां सम्मिलित है। जैसे कि अभी हमने कहा कि जो उत्तर भारत है उसमें बहुत से ज़िले हैं, सभी ज़िलों की अपनी अपनी, सभी राज्यों, अलग अलग राज्य हैं, सभी राज्यों की अपनी अपनी भाषाएं हैं, लेकिन फिर भी वो सभी हिंदी में ही सम्मिलित हैं। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे कि इसमें कई प्रदेशों की बोलियां सम्मिलित है। तो क्या इसका यह अर्थ लगाया जा सकता है कि हिंदी का अपना कोई क्षेत्र नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। बड़ी व समृद्ध भाषाएं अपना विस्तारस विभिन्न जनपदों व परिवेशों में आकर लेती है। इसका अर्थ हम यह कह सकते हैं कि जो हिंदी है वह बड़ी एवं समृद्ध भाषा है, जो अनेक बोलियों से मिलकर बनी हुई है, अतः उसका जनपद विस्तृत हो जाता है। ब्रज भाषा या अवधी भाषा स्वतंत्र भाषाएं हैं। यह सूर और तुलसी हिंदी के कवि नहीं है। इस प्रकार के विभिन्न तर्क आलोचकों द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। हम मुख्यतः जानते हैं कि सूर जब लिखते हैं वह ब्रज भाषा में लिखते हैं, तुलसी जब लिखते हैं वह अवधी भाषा में लिखते हैं, लेकिन वह भी हिंदी के अंतर्गत ही हैं। हम उनको हिंदी साहित्य में ही पढ़ते हैं। भाषा और बोली के भेद को आधुनिक काल में विशेष रूप से उठाया गया है। हिंदी के संदर्भ में यह प्रश्न भी उठाया गया कि इसकी बोलियों में परस्पर भिन्नता की स्थिति है। एक ही भाषा की बोलियों में इतना भेद उचित नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न को भाषा वैज्ञानिक ढंग से भी समझा जा सकता है। दूसरे, हिंदी भाषा की संस्कृति के आधार पर भी इन प्रश्नों का समाधान किया जा सकता है। जैसा कि हमने कहा कि सूर की जो भाषा है वह ब्रज भाषा है, तुलसी अवधी भाषा में लिखते हैं, लेकिन यह फिर भी हिंदी की ही भाषाएं हैं। इनमें कहीं ना कहीं जब आप देखेंगे कि बहुत सारे शब्द एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लिए गए हैं। खड़ी बोली के कुछ शब्द जो है आपको अवधी में मिल जाएंगे, अवधी के कुछ शब्द छत्तीसगढ़ी में मिल जाएंगे, ब्रज भाषा में मिल जाएंगे। इसी प्रकार ये सभी कुछ थोड़ा थोड़ा एक दूसरे से मिले जुले हैं, इसीलिए यह सभी हिंदी के अंतर्गत ही आते हैं। हिंदी भाषा के प्रसार एवं विस्तार का प्रश्न वैश्विक हो चला है। एशिया के कई देशों में हिंदी भाषा बोली और समझी जाती है, जबकि सैकड़ों देशों में हिंदी भाषा का अध्यापन कार्य चल रहा है। इस प्रकार यह सांस्कृतिक संपर्क का कार्य कर रही है। यही कहा जा रहा है कि हिंदी जो है आजकल सभी जगह समझी और बोली जा रही है, इसका अध्यापन कार्य हो रहा है। हिंदी भाषा के क्षेत्रीय प्रसार को हिंदी भाषी क्षेत्र कहा गया है। इसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान इत्यादि प्रदेश आते हैं। इन सभी प्रदेशों में हिंदी बोली जाती है, समझी जाती है। अपनी इनकी क्षेत्रीय बोलियां भी है ना, लेकिन फिर भी यहाँ पे हिंदी भी समझी और बोली जाती हैं। इन प्रदेशों में बोली जाने वाली बोलियों को मिलाकर हिंदी भाषी प्रदेश बनता है। यहाँ हम हिंदी की उपभाषा एवं बोलियों का परिचय देखते हैं। अब हम देखते हैं कि हिंदी भाषा, जो हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं और उनके अंतर्गत जो 18 बोलियां आती हैं उनका परिचय देखते हैं। तो हिंदी की जो 5 उपभाषाएं उनको हम सबसे पहले देख लेते हैं। वो है, पहला है पश्चिमी हिंदी, फिर है पूर्वी हिंदी, उसके बाद है राजस्थानी, फिर बिहारी और पहाड़ी हिंदी, है ना। तो सबसे पहले पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो बोली आती है वो है खड़ी बोली, बांगरू या हरियाणवी जिसे हम कहते हैं,
ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली, ये सभी जो 5 बोलियां हैं वह पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। पश्चिमी के हिंदी के अंतर्गत है खड़ी बोली, बांगरू, हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत है 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसी प्रकार राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत यहाँ पे 4 बोलियां हैं, मेवाती, मालवी, हड़ौती जिसे हम जयपुरी भी कहते हैं, और मारवाड़ी, मेवाड़ी। तत्पश्चात है बिहारी हिंदी, है ना। बिहारी हिंदी के अंतर्गत भी 3 बोलियां हैं, भोजपुरी, मगही, मैथिली। उसके बाद पहाड़ी हिंदी आती है, इसके अंतर्गत भी 3 बोलियां हैं, कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली। इस प्रकार यहाँ पे हमारी 5 उपभाषा और 18 बोलियां हैं। हिंदी का भौगोलिक विस्तार। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारी 5 उपभाषाओं के अंतर्गत जो 18 बोलियां आती हैं वो कौन कौन से क्षेत्रों में बोली जाती हैं। 5 उपभाषाओं एवं 18 बोलियों में विभक्त हिंदी भाषा भारतीय संस्कृति की प्रतिनिधि भाषा रही हैं, जिनके भौगोलिक विस्तार भी अत्यंत विशद हैं, जिसे हम उनके क्षेत्र की सीमाओं के आधार पर समझ सकते हैं। तो पहला है पश्चिमी हिंदी, है ना। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत है 5, खड़ी बोली, ब्रज, हरियाणवी, कन्नौजी और बुंदेली, है ना। तो सबसे पहले है पढ़ते हैं यहाँ पे पश्चिमी हिंदी। हिंदी की उपभाषाओं में से सर्वाधिक प्रमुख उपभाषा के रूप में पश्चिमी हिंदी की गणना की जाती है। हिंदी की उपभाषा में प्रमुख है पश्चिमी हिंदी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि खड़ी बोली, ब्रज जो है ये सभी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है, और हम जानते हैं कि जो ब्रज साहित्य है वह भरपूर साहित्य है। खड़ी बोली में भी समृद्ध साहित्य है, मतलब साहित्य की दृष्टि से पश्चिमी हिंदी उपभाषा जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण उपभाषा है। इस उपभाषा का क्षेत्र दिल्ली, ब्रज, हरियाणा, कन्नौज व बुंदेलखंड के क्षेत्रों को अपने में समेटे हुए है। पश्चिमी हिंदी उपभाषा का क्षेत्र है दिल्ली, ब्रजभाषा, हरियाणा, कन्नौज और बुंदेलखंड। खड़ी बोली और ब्रजभाषा के कारण यह हिंदी की प्रतिनिधि उपभाषा परिवार है। अभी मैंने कहा कि खड़ी बोली और ब्रजभाषा में साहित्य जो है समृद्ध मात्रा में उपलब्ध है, इसीलिए यह जो पश्चिमी हिंदी उपभाषा है वह हिंदी की प्रतिनिधि उपभाषा है। इसकी पहली उपभाषा है खड़ी बोली। खड़ी बोली का क्षेत्र मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फर, सहारनपुर, मुरादाबाद, रामपुर आदि जिले हैं। साहित्य की दृष्टि से खड़ी बोली का साहित्य सर्वाधिक समृद्ध है। हम सभी जानते हैं कि जो हम भारतीय युग से द्विवेद युग और उसके आगे के युगों में जो पढ़ते आए हैं वो सभी खड़ी बोली ही है। और खड़ी बोली का क्षेत्र है मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरपुर, सहारनपुर, मुरादाबाद, रामपुर आदि जिले। तत्पश्चात है ब्रजभाषा। ब्रज हम सभी जानते हैं कि ब्रज में तो बहुत सा साहित्य लिखा गया है। ब्रजभूमि में बोली जाने वाली भाषा का नाम ब्रजभाषा है। मथुरा, वृंदावन के आसपास का क्षेत्र, आगरा, एटा, मैनपुरी, फारुखाबाद, बुलंदशहर, बदायूं आदि जिलों में ब्रजभाषा बोली जाती है। सूर अष्टछाप का साहित्य बिहारी देव घनानंद समेत पूरा रीतिकाल, जगन्नाथ दास रत्नाकर, हरिओं जैसे कवियों के साहित्य में से ब्रजभाषा समृद्ध है। व्याकरणिक दृष्टि से ओ अकारांत इसकी विशेषता है। गयो, बलो, कहयो इत्यादि शब्द इसके उदाहरण हैं। हिंदी साहित्य में ब्रजभाषा ही प्रमुख भाषा रही है। भक्ति काल से लेकर रीतिकाल और आधुनिक काल तक की कविताओं में इसका प्रयोग होता रहा है। तत्पश्चात है कन्नौजी। कन्नौजी का क्षेत्र पश्चिम उत्तर प्रदेश के इटावा, फारुखाबाद, शाहजहांपुर आदि जिले हैं। कानपुर, हरदोई के हिस्से में भी कन्नौजी के क्षेत्र हैं। यह ब्रजभाषा और बुंदेली के बीच का क्षेत्र है। कन्नौजी क्या है? ब्रजभाषा और बुंदेली के बीच का क्षेत्र। खोटो, छोटो, मेरो, भयो, बैठो इत्यादि अकारांत भाषा के रूप में कन्नौजी को देखा जा सकता है। तत्पश्चात है हमारी बुंदेली। बुंदेलखंड जनपद की बोली को बुंदेली कहा गया है। इस बोली का क्षेत्र झांसी, जालौन, सागर, होशंगाबाद, भोपाल इत्यादि हैं।
ये जो सभी क्षेत्र दिए गए हैं यूजीसी नेट के प्रश्न पत्र में अक्सर आता है कि आपको कोई बोली का नाम दिया जाएगा, फिर उसका क्षेत्र कि यह कौन से क्षेत्र में बोली जाती है। इस प्रकार के प्रश्न हमेशा आते ही हैं, तो आप क्षेत्रों के नाम अच्छे से देखें। फिर है बांगरू या हरियाणवी। हरियाणा प्रदेश की बोली को हरियाणवी कहा गया है। यह बोली दिल्ली के कुछ हिस्सों में करनाल, रोहतक, अंबाला आदि जिलों में बोली जाती है। को के लिए ने का प्रयोग हरियाणवी की विशेषता है। तत्पश्चात है हमारी दूसरी उपभाषा आती है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। यहाँ पे हम देखते हैं कि अवधी में भी साहित्य समृद्ध है। पूर्वी हिंदी उपभाषा हिंदी में विशिष्ट स्थान रखता है क्योंकि इसमें तुलसीदास व रामचरितमानस जैसी कृतियाँ हैं। हमारी हिंदी साहित्य की जो अद्वितीय रचना है रामचरितमानस, वह अवधी में ही लिखी गई है, इसलिए अवधी का महत्व, पूर्वी हिंदी का महत्व बहुत है। अवध, अवधी, अवध मंडल की बोली को अवधी कहा गया है। इस भाषा का प्रमुख क्षेत्र लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फैजाबाद, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, फतेहपुर आदि जिले आते हैं। राम भक्ति शाखा का केंद्र अवध मंडल ही रहा है। इस भाषा में तुलसीदास प्रमुख कवि हैं। अवधी भाषा के प्रमुख कवि हैं तुलसीदास और प्रमुख रचना रामचरितमानस। बघेली, बघेलखंड की बोली को बघेली कहा गया है। बघेली में रीवा, जबलपुर, मांडवा, बालाघाट आदि जिले आते हैं। बघेली में लोक साहित्य मिलता है। बघेली में जो है हिंदी साहित्य में तो कोई रचना नहीं हुई है, लेकिन लोक साहित्य जरूर रचा गया है। फिर है छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ की बोली को छत्तीसगढ़ी कहा गया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर जिले इसके केंद्र हैं। जो छत्तीसगढ़ी बोली है वो रायपुर, बिलासपुर जिलों में बोली जाती है। तत्पश्चात आती है हमारी तीसरी उपबोली राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी की प्रमुख उपभाषा है। राजस्थानी उपभाषा में 4 बोलियां हैं, मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी एवं मालवी। रासो साहित्य से लेकर आधुनिक काल तक राजस्थानी साहित्य का हिंदी पर प्रभाव देखा जा सकता है। राजस्थानी साहित्य का हिंदी पर बहुत प्रभाव है क्योंकि हम जो पढ़ते हैं रासो साहित्य, जिसकी भाषा मुख्यतः डिंगल पिंगल होती है, उसमें से जो है राजस्थानी मिश्रित भाषा ही डिंगल पिंगल है। राजस्थानी और ब्रज मिश्रित भाषा से ही हम डिंगल पिंगल भाषा कहते हैं। तो इसके अंतर्गत 4 हैं, जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी। तो सबसे पहले जयपुरी। जयपुर केंद्र होने के कारण इसे जयपुरी कहा गया। इस बोली को ढूंढाली भी कहते हैं। जयपुरी बोली को ही ढूंढाली भी कहते हैं। हड़ौती इसकी उपबोली है। जयपुरी बोली की उपबोली है हड़ौती। जयपुरी बोली के क्षेत्र कोटा, बूंदी के जिले एवं जयपुर हैं। दूसरा है मेवाती। यह राजस्थानी के उत्तरी सीमा के अंतर्गत बोली जाती है। इसकी मुख्य उपबोली मेवाती, यह राजस्थान के उत्तरी सीमा के अंतर्गत बोली जाती है। इसकी प्रमुख उपबोली अहीरवाटी है। मेवाती अलवर, भरतपुर और गुड़गांव के जिलों में बोली जाती है। तत्पश्चात है मालवी। दक्षिणी राजस्थान की बोली को मालवी कहा जाता है। मालवी का मुख्य क्षेत्र दक्षिणी राजस्थान के बूंदी, झालावाड़ जिले तथा उत्तरी मध्य प्रदेश के मंदसौर, इंदौर, रतलाम आदि जिले आते हैं। यह बोली गुजराती और पश्चिमी हिंदी के बीच की है। जो मालवी है वह राजस्थानी में भी है और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में भी बोली जाती है। मारवाड़ी, राजस्थानी के पश्चिमी बोली का नाम मारवाड़ी है। इसका केंद्र मारवाड़ है। इस बोली का केंद्र जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर आदि जिले हैं। हिंदी साहित्य की वीरगाथाएं मारवाड़ी में ही लिखी गई है। मीरा का काव्य मारवाड़ी में ही रचित है। हमारी भक्तिकालीन कवित्री हैं मीराबाई, उनका
साहित्य भी जो है मारवाड़ी भाषा में रचित है। इस प्रकार राजस्थानी की बोलियों में मारवाड़ी साहित्यिक दृष्टि से सर्वाधिक परिष्कृत है। तत्पश्चात है बिहारी हिंदी। इसके अंतर्गत 3 हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली। इसका भी विशेष महत्व है क्योंकि मैथिली में हम जानते हैं कि विद्यापति ने अपनी रचनाएं की हैं। मैथिल कोकिल उनका कहा जाता है विद्यापति को। इस उपभाषा का केंद्र बिहार होने के कारण इसका नाम बिहारी पड़ा है। बिहारी उपभाषा में 3 बोलियां हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली। पहला है भोजपुरी। भोजपुरी बिहारी की सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली है। बिहार का भोजपुर जिला इस बोली का केंद्र है। बिहार का भोजपुर जिला भोजपुरी बोली का केंद्र है। इस बोली के प्रमुख क्षेत्र में बलिया, बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंपारण, सहारनपुर, भोजपुर, पलामऊ आदि जिले आते हैं। इस प्रकार इस बोली का केंद्र मुख्य रूप से बिहार एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश है। भोजपुरी भाषा में पर्याप्त लोक साहित्य मिलता है। भोजपुरी भाषा जो है बहुत आज के समय में तो बहुत प्रसिद्ध हो गई है। भोजपुरी के मूवीज, गाने, फिल्में जो है बहुत चलते हैं। कबीर जैसे बड़ी कवि के ऊपर भी भोजपुरी का प्रभाव है। कबीर जो भी है वो अपनी भाषा में भोजपुरी का प्रयोग करते हैं। आज भोजपुरी फिल्मों ने इस बोली को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि दी है। भोजपुरी विदेश में मॉरिशस, सूरीनाम में भी प्रचलित व लोकप्रिय है। तत्पश्चात है मगही। मगध प्रदेश की भाषा होने के कारण इसका नाम मागधी पड़ा है। यह बोली मुख्य रूप से बिहार के पटना, गया आदि जिलों में बोली जाती है। मैथिली। मिथिला प्रदेश की भाषा होने के कारण इस भाषा का नाम मैथिली है। यह बोली प्रमुख रूप से उत्तरी बिहार एवं पूर्वी बिहार के चंपारण, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया आदि जिलों में बोली जाती है। मैथिली हिंदी की उपभाषा है या नहीं, इस प्रश्न को लेकर मतैक्य नहीं है। वैसे परंपरागत रूप से मैथिली को हिंदी भाषा की बोली के रूप में स्वीकृति मिली हुई है। जो संविधान में हम 18 संविधान में भी बोलियों में मैथिली को महत्व मिला है। साहित्यिक दृष्टि से मैथिली बिहारी उपभाषा की बोलियों में सर्वाधिक संपन्न है। मैथिल कोकिल विद्यापति तो हिंदी भाषा के गौरव हैं ही। आधुनिक कवियों में नागार्जुन जैसे समर्थ कवि मैथिली भाषा की मिट्टी से ही उपजे हैं। हमारी 5वीं उपभाषा है, 5वीं और आखिरी, पहाड़ी उपभाषा। इस उपभाषा का संबंध पहाड़ी अंचल की बोलियों से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे पहाड़ी नाम दिया गया है। हिंदी भाषा के पहाड़ी अंचल में उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र आता है। ग्रियर्सन ने नेपाली को ही पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत माना है। इस उपभाषा के 2 भाग किए गए हैं, पश्चिमी और मध्यवर्ती। पश्चिमी पहाड़ी में जौनसारी, चमोली, भद्रवाही आदि बोलियां आती है तथा मध्यवर्ती पहाड़ी में कुमाऊनी एवं गढ़वाली। तो कुमाऊं खंड में बोले जाने के कारण इस बोली का नाम कुमाऊनी पड़ा है। उत्तराखंड के उत्तरी सीमा का क्षेत्र इसका केंद्र है। यह बोली उत्तराखंड के उत्तरकाशी, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत आदि जिलों में बोली जाती है। कुमाऊनी बोली में समृद्ध साहित्य मिलता है। कुमाऊनी ने हिंदी साहित्य को सुमित्रानंदन पंत, शेखर जोशी, मनोहर श्याम जोशी, लीलाचंद्र जोशी जैसे बड़े साहित्यकार दिए हैं। गढ़वाली। उत्तराखंड के गढ़वाल खंड की बोली होने के कारण इसका नाम गढ़वाली पड़ा है। यह बोली प्रमुख रूप से उत्तरकाशी, टेहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, दक्षिणी नैनीताल, तराई, देहरादून, सहारनपुर, बिजनौर आदि जिलों में बोली जाती है। गढ़वाली में समृद्ध लोक साहित्य मिलता है। गढ़वाली के उपभाषाओं में राठी, श्रीनगरिया आदि हैं। गढ़वाल मंडल ने हिंदी साहित्य को पीताम्बर दत्त बर्थवाल, वीरेन डंगवाल और मंगलेश डबराल जैसे ख्यातिनाम साहित्यकार दिए हैं। तीसरा नेपाली। यह नेपाल तथा काठमांडू घाटी की भाषा, इसमें भी साहित्य मिलता है। यह नेपाल की राजभाषा है। नेपाली के अतिरिक्त सभी पहाड़ी बोलियों में केवल लोक साहित्य ही प्राप्त होता है।
इन सब की लिपि भी देवनागरी ही है। सभी बोलियों, उपभाषाओं और बोलियों की लिपि जो है देवनागरी है। भाषा और बोली का अंतर संबंध, कि भाषा और बोली में क्या संबंध है यह हम देखते हैं। किसी भी समृद्ध भाषा और की बोलियां और उपबोलियां होती है। हिंदी के संदर्भ में यह प्रश्न उठाया जा रहा है कि इसके विभिन्न रूप क्षेत्रीय विभेद को बढ़ावा देते हैं, जबकि यही प्रश्न लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच, रूसी के संदर्भ में नहीं उठाया जाता। जाहिर है इस प्रश्न के मूल में राजनीति ज़्यादा होती है, यथार्थ कम है। कि यह संगठन जो है वह हिंदी भाषा का, उसको तोड़ने के लिए यह प्रश्न है कि क्या हिंदी की जो उपबोलियां हैं वह उनकी अलग है, हिंदी से अलग है, यह कहना व्यर्थ है। किसी भी समृद्ध भाषा का विस्तार भौगोलिक एवं साहित्यिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए एक बोली से दूसरी बोली में संप्रेषणीयता की समस्या खड़ी हो जाती है। बोली 1 और बोली 18 में इतना भौगोलिक अंतर होता है कि उनके बीच संप्रेषण की समस्या उठना स्वाभाविक ही है। भाषा और बोली के अंतर संबंध का एक प्रश्न राजनीतिक और साहित्यिक भी है। एक ही बोली राजनीतिक साहित्य कारणों से कभी बोली बन जाती है और कभी भाषा। इस संदर्भ में भाषा वैज्ञानिकों ने लक्षित किया है कि खड़ी बोली जो कभी कुछ जनपदों में बोली जाने वाली बोली भी राजनीतिक साहित्यिक कारणों से भाषा का रूप ले लेती है और केवल भाषा ही नहीं बल्कि एक संस्कृति बन जाती है। इसी प्रकार मध्यकाल की ब्रजभाषा एवं अवधी भाषाएं क्रमशः बोलियों का रूप ले लेती हैं। इस प्रकार भाषा और बोलियों के अंतर संबंध को कई रूपों से समझा जा सकता है। कहने का अर्थ है कि जो विशेष परिस्थितियाँ होती हैं, विभिन्न परिस्थितियाँ, इससे भाषा कभी बोली का रूप ले लेती है, कभी फिर कोई बोली भाषा बन जाती है। जैसे पहले हिंदी एक बोली के रूप में रही होगी, वो अब भाषा के रूप में विकसित हो गई और उसी के अंतर्गत सभी हिंदी की उपभाषाएं आने लगी। तो निष्कर्ष रूप में हिंदी भाषा और भौगोलिक क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। यह हिंदी भाषी क्षेत्र में कुल जनसंख्या का 86% लोग हिंदी बोलते हैं और 100% लोग समझते हैं। पूरे हिंदी भाषी क्षेत्र में 86% लोग जो हैं वह हिंदी समझते हैं। पूरे भारत में हिंदी बोलने वालों का प्रतिशत 42.88 और हिंदी जानने वालों की संख्या 73.31% है। हिंदी तर भारतीय क्षेत्रों और वैश्विक स्तर पर हिंदी भाषियों की खासी जनसंख्या है और यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। फलतः हिंदी का भौगोलिक क्षेत्र भी फैलता जा रहा है, विस्तारित हो रहा है। इस प्रकार स्पष्ट है कि जो हिंदी है वह सभी लगभग पूरे देश और अन्य देशों में भी समझी और बोली जाती है। हिंदी आज एक वैश्विक स्तर की भाषा बन चुकी है। तो यह था हिंदी का भौगोलिक विस्तार। धन्यवाद।